हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव आपका भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था की क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19, 20, 21 व 22, जिसमें हमने आर्टिकल 19 व 20 जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद है 21। देखिए, आपको बता देता हूँ, अनुच्छेद 21 बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है जो आपको पर्सनल लिबर्टी की छूट देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की छूट देता है, जीवन की स्वतंत्रता की छूट देता है, और भी बहुत सारी बातें हम इसके अंतर्गत करेंगे। बहुत सारे तथ्य हैं इसके अंतर्गत, बहुत अनेक तरह के वाद हैं इसके अंतर्गत। और खाली आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अंदर प्राण व देह तक बात सीमित नहीं होती, इसमें जितने तरह के तथ्य हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसी आर्टिकल को कहते हैं कि ये संविधान का मेरुदंड, ये कहते हैं इसको मेरुदंड, और इसको जब भाग 3 को आपको पता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है मैग्ना कार्टा कौन से आर्टिकल को कहते हैं? अनुच्छेद 21 को। देखिए, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 21, बेसिकली इसका नाम तो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। बात तो हम कर सकते हैं प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसका नाम। अब ये क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, आप ध्यान देना, इसके अंदर जो लाइन कही गई है संविधान के अंदर, पहले उस लाइन को मैं बता देता हूं, मैं लाइन बता देता हूं। कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, देखो दोनों बातें आ गई। पहले प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, वंचित किया जा सकेगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं वंचित किया जा सकेगा। बेसिकली ये कहता है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसको प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, मतलब ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसके अनुसार ही व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकेगा। ये शब्द आपके सुनने में लग रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा, मैं अंडरलाइन करता हूँ इस वर्ड को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कहाँ से लिया गया है ये टर्म? अपने आर्टिकल 21 में। हाँ जी, कमेंट्स कीजिए आप, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट्स कीजिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से लिया गया है। देखिए, ये टर्म जो अपने कहते हैं भारत के स्रोत जो हमने पढ़े थे, हमारे संविधान के स्रोत है संविधान के, उसमें ये टर्म हमने ली थी जापान से। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन अगर बात करते हैं आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 पे अपने जो USA का संविधान है उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब पहली बात मैंने आपको बता दी कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अदर कोई भी ऑप्शन से उसको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। ठीक है, अब ये लाइन मैंने लिख दी। अब इसके अंदर आपको बता देता हूं, आर्टिकल 21 को समझने के लिए हमें 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको वो तीनों चीजें समझ आ जाती है तो आपको आर्टिकल 21 क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो अभी जो मैंने आपको बता दी, फर्स्ट इसका जो है बात वो कहता है कि आपको यही पढ़ना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरी बात जो इसके अंतर्गत कहता है वो कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसे कहते हैं अपने पर्सनल लिबर्टी कहते हैं, जिसको आपको बता देता हूं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और तीसरा इसके अंतर्गत कहता है लाइफ, अर्थात जीवन, जीवन की स्वतंत्रता, लाइफ की स्वतंत्रता। अब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इन तीनों शब्दों को अपने डिफाइन करेंगे। तो पहली बात इसके अंतर्गत क्या आती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरी बात हमें क्या पढ़नी होगी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात
पर्सनल लिबर्टी की बात करनी होगी, तीसरी बात हमें करनी है लाइफ की अर्थात जीवन की। ये तीनों जो है आयाम, ये क्या इसके अंतर्गत महत्व रखते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मैंने बताया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब आपको बात बताता हूं, जब अपना संविधान बना, यदि हम बात करते हैं इसके पहले तुलना में यूएसए की, अगर यूएसए का संविधान देखते हैं तो वहां पर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अमेरिका के संविधान में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और अपने क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसके अंदर अंतर देखिए, ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहता है विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, न्यायोचित प्रक्रिया, या विधि द्वारा अपने कह सकते हैं सम्यक प्रक्रिया, या विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया। ठीक है, अब इनमें फर्क ये था कि जब अपना संविधान बना 1947 के अंतर्गत संविधान शुरू हो रहा था, उस समय डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इस पे बहुत कार्य कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि जो अपने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको शामिल ना किया जाए, इसकी बजाय आर्टिकल 21 में क्या होना चाहिए, अमेरिका वाला सिस्टम होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंतर्गत आपके देखिए दो तरह के अपने गवर्नमेंट में दो बातें आती हैं, एक तो आपके करते हैं विधायिका जो है वो आपके कानून बनाती है, और कार्यपालिका जो है उसका संचालन कर सकती है। ठीक है, अब ये देखिए मनमानी की अगर बात करें तो मनमानी दोनों कर सकते हैं, विधायिका भी मनमानी कर सकते हैं, कानून संसद बनाती है, लेकिन संसद में जो लोग बैठे होते हैं, MP बैठे होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो गवर्नमेंट के तो लोग हैं, वो वही राजनीतिक लोग हैं जिनको हमने चुना है। दूसरा कार्यपालिका जो है, जो देश के कार्यपालक हैं, वो भी तो किसी चीज को लागू करवाते हैं, किसके द्वारा, विधायिका द्वारा। ठीक है, उसको चलाते हैं। तो मनमानी की बात है तो दोनों मनमानी कर सकते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि अपने भारतीय संविधान में जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये सिस्टम होना चाहिए। लेकिन अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो मैंने आपको बताया था, आपको नाम पता होना चाहिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आपको ध्यान होना चाहिए संविधान सभा के अंतर्गत जो अपनी प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जबकि आपको बता देता हूं उसके एक सदस्य कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। उन्होंने बोला कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, ये हमारे संविधान में नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये संविधान में किया तो आगे चल के कुछ ऐसे आयामों जो आएंगे, कुछ ऐसे हमारे सामने घटनाएं ऐसी होगी, कुछ ऐसे वाद आएंगे जिसके अंतर्गत हमें बहुत ही समस्या आएगी। इसीलिए भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही जो है वो उचित रहेगी। ठीक है, तो आपको बताता हूं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, न्यायपालिका। फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द क्या आता है, न्यायपालिका। जो आपकी जुडिशरी पावर है न्यायपालिका, वो इन दोनों से, विधायिका से और कार्यपालिका से क्वेश्चन कर सकती है। जब भी कोई कानून बनेगा तो वो क्वेश्चन कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन नंबर 1 ये करेगी, क्या आपके पास पावर है। मान लीजिए कोई फलाना कानून बन गया जिसमें क्या होता है, लोगों का कोई भी अधिकार हनन हो रहा है, किसी प्रकार का, मान लीजिए विदेश जाना है, मान लीजिए अमेरिका में किसी को विदेश जाना है वहां से, और उसका अधिकार किसी आधार पर हनन कर देते हैं, तो वो जो न्यायपालिका है, न्यायिक पुनरावलोकन तो वहां है ही, आपको पता है, न्यायपालिका क्वेश्चन कर सकती है विधायिका से भी और कार्यपालिका से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कानून बनाया, क्या आपके पास पावर है उस कानून बनाने की। सेकंड, जो आपने कानून बनाया है क्या वो नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर लागू होता है या नहीं, अर्थात जो कानून बनाया है उसमें कहीं भी नेचुरल जस्टिस की बात है या नहीं। ये दोनों बात पूछने की पावर किसमें होती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जहां पर विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया अर्थात विधि द्वारा उचित प्रक्रिया बनाई जाती है, अर्थात वहां पर कानून ही ऐसा बनेगा जो विधि द्वारा उचित होगा। अगर वो विधि द्वारा अनुचित हुआ तो ऐसा कोई कानून है उसको मान्यता मिलेगी ही नहीं। तो ये सिस्टम क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जबकि भारत के अंतर्गत क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सबसे ज्यादा इसको इंटरप्रेट किया गया, अर्थात इसकी व्याख्या की गई। आपको बताता हूं सबसे ज्यादा व्याख्या कब की गई, कि आपने दो मामले आपको बताऊंगा इसके अंदर। एक तो मामला था AK गोपालन मामला, और दूसरा मामला इसके अंदर आपको बता देता हूं, मामला होता मेनका गांधी वाला मामला। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन किस तरह से किया था उन्होंने, यहां पर आपको बताया कि विधायिका और कार्यपालिका से क्वेश्चन कर सकता है कौन, न्यायपालिका, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या पावर है, और सेकेंडली अगर पावर है तो आपका कानून क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात क्या वो नेचुरल जस्टिस पर आधारित है या नहीं है। अब देखिए, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भारत में स्थापित की गई थी, इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं। पहला अपने अगर बात करते हैं इसी कानून के तहत, सेकंड क्या आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब देखिए
प्रोसीजर आपको पता चल गया भारत में कौन सा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन विधि को जो उचित लगेगा वैसा कानून बनेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई भी कानून बन जाए विधि द्वारा, विधि को जो उचित लगेगा, भाई विधि द्वारा वो क्या स्थापित होना चाहिए, स्थापित हो गया कानून, ठीक है, उस पर कार्यपालिका कल को मनमानी करने लग जाए, फिर ये अपना दूसरी जो टर्म है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसके ऊपर अपने आते हैं। ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन कोई कानून बना और उसने किस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया, तो आपको बता देता हूं। इसके अंतर्गत पहला मामला आता है, ध्यान दीजिए, मामला था A.K. गोपालन, जिसका मैं प्रस्तावना में भी जिक्र कर चुका हूं और मौलिक अधिकार पहले भी जिक्र किया। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, जो कि मामला था 1950 का मामला था। ठीक है, इस मामले में क्या हुआ था, एक टर्म है PDA, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है, जो कहते हैं निवारक निरोधक कानून जो भी बनते हैं अपने भारत में, आगे चल के मैं भी आपको आर्टिकल 22 में कंप्लीटली समझाऊंगा वो कि निवारक निरोधक कानून क्या होते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एक्ट है, डिटेंटिव एक्ट है, जो A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में बोला गया, इस व्यक्ति को जो है इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और जब इसने अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया तब इन्होंने बोला कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के तहत आप मुझे किस प्रकार से, किस आधारों पर गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी अपने जो आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे, अपने जो क्राइम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सामान्य गिरफ्तारी और एक होता है किसी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, अर्थात निवारक निरोधक कानून के तहत गिरफ्तारी। सामान्य गिरफ्तारी तो क्या होती है कि आप जा रहे थे, आपकी किसी से मारपीट हो गई या आपने किसी को मतलब मानहानि कर दिया, तो किसी प्रकार का आपने काम किया गलत, उसके बाद पुलिस पकड़ने आएगी, अर्थात पहले आपने क्राइम किया, अपराध किया है और उसके बाद आपको पकड़ेंगे। और जो इस तरह के जो एक्ट बनते हैं, निवारक निरोधक कानून जो बनते हैं, इसके अंतर्गत क्या है कि अगर आपको लगे भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है तो उसको पहले अरेस्ट कर लो। तो यही इनको इस तरह अरेस्ट किया गया था और इन्होंने कहा था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता पे हनन है। कोर्ट ने इनको संरक्षण नहीं दिया। कोर्ट ने बोला कि हम मानते हैं कि आर्टिकल 21 में जो शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो कार्यपालिका की मनमानी, कि भाई अपने जो देश की कार्यपालिका है ये जो मनमानी करती है, मनमानी के विरुद्ध संरक्षण है, लेकिन वो विधायिका की मनमानी के विरुद्ध संरक्षण नहीं है। विधायिका चाहे तो मैंने लाइन लिखी थी ना कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। तो उन्होंने क्लियर कह दिया कोर्ट ने कि आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बात मान लीजिए कार्यपालिका की होती, कार्यपालिका आपसे दुश्मनी ले रही होती या कार्यपालिका ऐसा कोई काम करती, तब तो हम मान लेते, लेकिन कानून किसका बनाया हुआ है, विधायिका का। तो आर्टिकल 21 जो है वो विधायिका द्वारा मनमानी का रूप नहीं है, कार्यपालिका का मनमानी का रूप है, इसलिए इनको संरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन 1978 के अंतर्गत जब अपने कहते हैं सरकार आई थी जनता पार्टी की 1977 में, तो एक मामला था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला जो था बहुत ही फेमस मामला था। हम कह सकते हैं कि इस मामले की जो भी व्याख्या थी, जो भी एक्सप्लेनेशन थी, अगर हम बात करते हैं इस 1978 की, तो इस मामले के अंतर्गत न्यायालय ने अपना निर्णय पलट दिया। जो उसने A.K. गोपालन में जो मैटर, जो अपना रिजल्ट दिया था, उसी को बदल दिया। देखिए, मामला क्या था आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट से संबंधित मामला था कि पासपोर्ट एक एक्ट था, पासपोर्ट अधिनियम था, जिसके तहत मेनका गांधी जो थे, इनसे इनका पासपोर्ट जो है वो सीज कर लिया गया। अर्थात ये विदेश जा रही थी, अर्थात कहते हैं कि विदेश जाने का अधिकार इसी एक्ट में सामने आया था कि हमें विदेश जाने की स्वतंत्रता है। जब इनका पासपोर्ट सीज किया गया तो इन्होंने बोला कि मुझे आप एक काम कीजिए, कारण बता दीजिए, मेरे रीजन बता दीजिए पासपोर्ट सीज करने का। तब उन्होंने अथॉरिटी ने बात बोली कि हमारे जो पासपोर्ट का जो अधिनियम का जो धारा है 10(3), जो भी वो उसकी धारा 10(3) ऐसा कुछ धारा थी, तो उस धारा के तहत उन्होंने बोला कि हम आपको इसका कारण नहीं बता सकते। तब इन्होंने न्यायालय की सीधे उन्होंने याचिका लगाई और बोले कि आप एक बात बताइए। मैंने पहली बात कब ये बोला कि आप मेरा पासपोर्ट सीज मत करो, सीधी सी बात ये बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने ये नहीं बोला कि पासपोर्ट सीज मत करो, चलो ठीक है पासपोर्ट सीज कर लिया, पर ये बताओ क्या मुझे सुनवाई का अधिकार दिया गया, क्या मुझे सुनवाई के अधिकार में बताया गया कि रीजन क्या था। तो ये मामला कोर्ट में जब गया तो उन्होंने मेनका गांधी के पक्ष में कोर्ट ने क्लियरली बोला कि अगर मान लीजिए
भाई मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि अगर मान लीजिए ये काम हो भी जाता है तो ये काम तो क्लियरली गलत हुआ कि आप किसी का भी पासपोर्ट सीज करके कभी भी सीज कर लोगे और जब वो कारण पूछेगा तो आप उसे कारण नहीं बताओगे। तो एक तरह से तो क्या हो गया, कार्यपालिका की मनमानी तो हो ही गई है, प्लस विधायिका ने भी तो ऐसा कोई कानून बनाया ही है जिसमें कि कार्यपालिका की मनमानी सामने आई। और आर्टिकल 21 जो है ना उसके अंतर्गत पहली बार नैसर्गिक न्याय, जिसकी बात हम आर्टिकल 14 में कर चुके हैं, नेचुरल जस्टिस की, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत सामने आता है, कोर्ट प्रतिपादित करता है आर्टिकल 21 में। वो कहता है कि मान लिया कि हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी तो कोई चीज है। हमारा लिख जरूर दिया है हमने विधि द्वारा स्थापित, लेकिन ये काम किसके आधार पे करेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पे। और ये सिद्धांत नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के आधार पे होना चाहिए। आपका कोई भी जो कानून होगा देश के अंदर बनाया जाएगा, यहाँ पर उन्होंने आपको बता देता हूँ 3 वर्ड्स बताए थे, उसके पहला आप याद रखेंगे जे, दूसरा आप याद रखेंगे एफ, तीसरा याद रखेंगे आर। पहला कहता है जो है आपका जस्ट, कि जो भी कानून बनाएंगे जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, अर्थात वो कहता है रिजू। दूसरा कहता है फेयर, कहता है न्यायपूर्ण होना चाहिए। तीसरा कहता है युक्ति युक्त होना चाहिए। 3 बातें उन्होंने बोली थी कि आपका जो भी कानून बनेगा न केवल वो ऐसा नहीं है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दिन कुछ भी बना देंगे, आपका कि कोई भी कानून है जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, जिससे कि ये मानव जो है ना इसकी जो जीवन, अब तीसरी टर्म अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जीवन से मतलब कोई ऐसा नहीं कि पशु समान जीवन है, उसका जीवन एक गरिमामय जीवन जीने का उसको अधिकार है। आपने पासपोर्ट सीज किया, कोई बुराई नहीं है, परंतु आपने सुनवाई का मौका नहीं दिया। वो ह्यूमन है, वो इंसान है, उसको एक सुनवाई का मौका तो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसको सुनवाई, कारण जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका पासपोर्ट क्यों सीज किया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक तरह से उनके विदेश यात्रा पर रोक लगाते हैं, जिससे उनका आर्टिकल 14 भी हनन हो रहा है, आर्टिकल 19 भी हनन हो रहा है और आर्टिकल 21 भी क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। आपके तीनों आर्टिकल वायलेंट हो रहे हैं, इसीलिए न्यायालय ने फैसला जो अपना दिया था वो पलट दिया। यहाँ पर क्या कहा था AK गोपालन में, आपको बता देता हूँ। AK गोपालन में कहता है कि जो आर्टिकल 21 प्राण वैधायिक स्वतंत्रता कार्यपालिका की मनमानी के विरुद्ध संरक्षण है, न कि विधायिका के। यहाँ पर उसने माना कि जो आर्टिकल 21 है वो विधायिका की मनमानी के विरुद्ध भी क्या है, एक प्रकार से संरक्षण देता है। इसीलिए आर्टिकल 21 को डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या कहते हैं, मेरुदंड व इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी के दोनों वाद समझ आ गए होंगे। वैसे एग्जाम में दोनों वाद ही पूछे जाते हैं, ये दोनों अवयववाद हैं। आप टाइम याद रखेंगे, AK गोपालन का टाइम 1950 था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का टाइम क्या था, 1978 था। तो इन दोनों के अंतर्गत, और आपका प्रश्न बहुत अच्छा बनता है कि अगर प्रश्न आता है कि कौन से वाद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, आप क्या लिखेंगे, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। तो इसके अंतर्गत देखो, पहली चीज हमने पढ़ ली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या चीज है। दूसरा हमने बताया कि इसका सीधा डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अगर आपका ऐसा कानून है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है तो उस कानून को आपको चेक करना पड़ेगा, उस पर न्यायिक जांच होगी, अर्थात आप ऐसा कानून नहीं बना सकते। इस वाद में बोला गया आपका कानून क्या होना चाहिए, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो असंगत नहीं होना चाहिए आपका जो भी कानून है। तीसरे अगर हम बात करते हैं जीवन की, देखिए 2 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर तीसरी बात करें जीवन, अब ये जीवन क्या चीज़ है, अब इस जीवन को समझिए। जीवन होता है अपने कहते हैं लाइफ, कि हमारी जो है लाइफ बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ बुरी चल रही है, कोई क्या कहता है। लेकिन संविधान का आर्टिकल जीवन खाली ये नहीं है सांस लेना या जिंदगी जीना ही जीवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है जीवन होता है गरिमापूर्ण जीवन, जो कि मैंने आपको बताया मेनका गांधी वाद में उन्होंने बोली दी थी बात कि आपका गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। उस गरिमापूर्ण जीवन में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए स्वच्छ वातावरण। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए, तो इसमें ये भी जोड़ दिया निःशुल्क विधिक सहायता। हालांकि ये आपका नीति निर्देशक तत्व भी है, ध्यान रखना, निःशुल्क विधिक सहायता। और अगर क्वेश्चन आपके आ जाता है, जैसे कि जल्द ही CTET की परीक्षा आपको पता होती रहती है, CTET की परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दिया था, आपको बताऊंगा प्रश्न।
आर्टिकल 21 का। और पिछले साल यूपीएससी के अंदर के भी आया था, ये आईएएस प्री के अंतर्गत आया था, किसी भी व्यक्ति को विवाह के लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार। तो इस तरह के आपके गरिमापूर्ण जीवन के जितने भी अधिकार हैं आपके शरीर आत्मा से जुड़े हुए, वो सारे आर्टिकल किस में आते हैं? 21 में आते हैं। तो ये कहता है स्वच्छ वातावरण का अधिकार है हमें, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। आप बात कर लें स्वास्थ्य की, भाई स्वास्थ्य का अधिकार है, भाई एक अच्छा स्वास्थ्य है। दूसरा हम बात कर लें शिक्षा का अधिकार है, और हम बात कर लें सुनवाई का अधिकार है। जो सुनवाई नहीं हुई ना, मैंने आपको बताया था कि भाई उनकी बात नहीं सुनी गई थी, तो सुनवाई का अधिकार कौन देता है? जीवन के अंतर्गत, अधिकार के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट निजता, प्राइवेसी, एकांतता कह लो जिसे, निजता का अधिकार हो गया। एकांतता के अधिकार पे भी मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, वाद बताऊंगा आपको। तो ये कहता है कि जीवन का असली अर्थ ये है कि गरिमापूर्ण जीवन जीना ही जीवन होता है, पशु समान जीवन नहीं होता। ये बात अभी आपके अगले वाद के अंदर आएगी कि भाई जीवन जीना क्या होता है। मेरी बात आप समझे? तो 3 चीजें मैंने आपको बताई इस आर्टिकल में। नंबर 1 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सेकंड जो वो कहता है, जो मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तीसरा वो बात करता है लाइफ के बारे में। तो ये 3 आधार बताए। अब देखो ये कहता है जीवन, ये जो मैंने तीनों टर्म्स तो आपको बता दी। अब जीवन के अंदर मैं आपको बताऊंगा 2-3 मामले ऐसे बताऊंगा, जैसे एकांतता के अधिकार के, निजता के अधिकार के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन उठा, वो कहता क्या संविधान जो है आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार देता है, क्या मरने का अधिकार भी देता है? ये क्वेश्चन मेरे से क्लास में बहुत बार स्टूडेंट्स ने किया था कि क्या संविधान मरने का जो है वो अधिकार देता है। तो मैंने आपको आर्टिकल 13 के अंतर्गत मैंने आपको 2 सिद्धांत बताए थे। एक तो बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन जिसे मैंने बोला, और दूसरा मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, अर्थात एक तो था पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा था आच्छादन का अर्थात छिप जाना। ये दोनों मैंने आर्टिकल 13 के जो वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको कंप्लीटली विद एग्जांपल जो भी वाद थे वो समझा दिए। एक सिद्धांत होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग का सिद्धांत। हालांकि वो वहां भी काम करता है और यहां भी काम करता है कि अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि आप स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकते। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप अपने मौलिक अधिकार नहीं छोड़ सकते। तो वो वेवर अधित्याग का सिद्धांत इस आर्टिकल यहां पर इस टर्म में लगता है कि आर्टिकल 21 में जब कोर्ट में मामला पूछा क्या किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार है, तो कोर्ट ने देखो क्या कहा। 2 वाद आपको बताता हूं। पहला वाद था पी रति नाम बनाम भारत संघ मामला। तो आप याद रखेंगे, पी रति नाम बनाम भारत संघ मामला। देखिए जो ये मामला था पी रतिराम वाला, ये मामला था 1994 का, ठीक है, 1994। फिर इसके बाद 1996 में दूसरा मामला आएगा ज्ञान कौर वाला, वो बताऊंगा। देखिए इस मामले में क्या था आपको बता देता हूं। याचिकाकर्ता जो था उसको आईपीसी जो अपना था सेक्शन था 309, आईपीसी सेक्शन 309 में, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 309 में उसको सजा मिलनी थी। कहते कि शायद उसको फांसी की सजा होनी थी, ऐसा कुछ था। तब उन्होंने ये बात कही थी, याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 जो है उसमें मरने का अधिकार भी होना चाहिए। जबकि पहली लाइन में मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी व्यक्ति है उसको प्राण वैधायिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, लेकिन किसके अधीन? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। तो ये कहते कि रत्तीनाम बनाम भारत संघ मामले में उसने कहा कि मुझे मरने का अधिकार होना चाहिए। आईपीसी सेक्शन 309 में सजा मिलने वाली थी। तो कोर्ट देखिए कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि हाँ भी मरने का अधिकार भी, अगर जीवन जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी होना चाहिए। तब उन्होंने यहाँ पर बोल दिया आर्टिकल 21 के अंतर्गत मरने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद जो अगला मामला था ज्ञान कौर, ये मामला आप याद रखना 1996 का मामला था। यहाँ पे निर्णय उलट दिया गया। देखिए ये कहते ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद। इस मामले के अंतर्गत क्या बोला गया 1996 में कि जो आपका जो मरने का जो अधिकार है ना वो अवैध है, वो असंवैधानिक है। वो कहीं से भी आर्टिकल 21 में जगह नहीं रखता, मरने का कोई अधिकार ही नहीं होता। क्लियरली आपको ये बता देता हूँ कि मरने का कोई अधिकार है ही नहीं इस तरह का। कहते जीवन और मृत्यु भाई एक के सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन कि जीवन जीते क्यों हैं भाई? मृत्यु से बचने के लिए जीवन जीते हैं हम। तो ये थोड़े ना कि
जीवन हम इसलिए जीते हैं, मृत्यु प्राप्त करने के लिए जीवन जीते हैं, ऐसी लाइन कहाँ पर लिखी है? ठीक है, मृत्यु एक सत्य है जो सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसलिए जीता है कि भाई ठीक है मैंने एक निश्चित अपना करियर सक्सेस होना है, फिर मैंने कमाना है, और जब मैं इन चीज़ से थोड़ा मर जाऊँ, मान लो उब जाऊँगा, इससे मैंने भरपाई कर ली है, कमा भी लिया, अब मैं मर जाना चाहिए मुझे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है, संविधान के अंदर भी और किसी भी लॉ में। तो वो कहते हैं कि ये तो एक, अगर कोई भी व्यक्ति है ना, उसके ऊपर एक ही चीज काम करती है, वो होती है नेचुरल डेथ। कोई प्राकृतिक उसकी मृत्यु होती है ना, वो उस पर काम करती है। जैसे कोई भी हार्ट अटैक आ गया किसी को, या किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, मान लीजिए 100 साल हो गई, 101 साल हो गई, अब वो ठीक है मृत्यु प्राप्त हो गई उसको, तो इस तरह से मृत्यु का सिस्टम है। ये बात उन्होंने संविधान में कही गई कि भाई ठीक है, जीवन जीने के लिए बना है, मरने का कोई अधिकार नहीं होता। तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में क्लियरली बोल दिया कि जो आईपीसी सेक्शन जो है 306 वह 309 जो है वो संवैधानिक है। आपको इसके अंतर्गत सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आपको मरने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपके जीवन जीने का अधिकार भी किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 में इसके अंतर्गत कहा गया कि भाई आपका कोई भी मरने का अधिकार नहीं है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अगले, निजता या एकांतता की बात करते हैं, अगर हम, आप एकांतता की बात कर लीजिए, इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जो आपके आरएस परीक्षा के अंतर्गत आ सकता है, खड़क सिंह वाला, खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी वाद। ये समझना आप, बहुत अच्छा वाद है, आपको कुछ बातें भी मिलेगी सामने नहीं। खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, अर्थात खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। देखिए, इस वाद के अंदर आपको बता देता हूँ, खड़क सिंह जो थे, इस पे डकैती का आरोप था और इन पे कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत ना होने के कारण इनको छोड़ दिया गया। अब क्या होता था कि जब पुलिस है ना, जो उन्होंने क्या किया, जब भी वो जांच के लिए जाती थी, अर्थात जब भी वो मतलब कहते हैं इन पे नज़र रख रही थी, निगरानी। अब निगरानी भी दो तरह की है कि आप अगर पर्सनली किसी के ऊपर निगरानी रखते हैं कि वो कहाँ पर जाता है, कहाँ आता है, आप सिर्फ, ये तो एक पुलिस का कहते हैं प्रक्रिया के अधीन होता है, काम होता है उनका, ठीक है। सेकेंडली निगरानी का मतलब ये होता है कि आप दूर से निगरानी रख सकते हैं। लेकिन इस मामले में क्या था, पुलिस वाले है ना कभी भी उसके घर पहुंच जाते थे, रात को घर पहुंच जाते, रात को जाके देखते कि वो घर में है या नहीं। तो इस व्यक्ति ने चैलेंज किया कि ये जो है ना, जो पुलिस सिस्टम कर रही है मेरे ऊपर, ये मेरे एकांतता के अधिकार का हनन है, निजता के अधिकार का क्या है, हनन है। तो और जब कोर्ट में ये बात पहुंची तो कोर्ट ने निर्धारित किया कि बिल्कुल सही है इनकी बात, याचिकाकर्ता जो पिटिशनर है उसने सही दावा किया है, ये जो पुलिस सिस्टम कर रही है इससे क्या हुआ, व्यक्ति की एकांतता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, और इस प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता। तो इनके पक्ष में कोर्ट ने अपना फैसला दिया और बताया कि ये इनका अधिकार है। इस तरह से पुलिस किसी के घर आधी रात को ऐसे जाकर चेक करे कि वो है या नहीं, इस तरह का वो काम नहीं कर सकती। दूसरा, इसके अंदर अगर बात करें अपने, आपको एक चीज और बता देता हूं, एकांतता के अधिकार, ये जो खड़क सिंह वाला बात था ना, इसी के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि मनुष्य का जो जीवन है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, मनुष्य का जीवन जीवन है, पशु समान जीवन नहीं है। ये बात आप याद रखना, मनुष्य का जो जीवन है कि खाली मनुष्य का होना कोई एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो ये कहता है, ठीक है। खाली ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जीवन केवल वो आप कह दें कि पशु के जीवन के समान है, उसके भी कुछ एकांतता के अधिकार होते हैं। ये बात किस में कही गई थी, खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के अंदर। दूसरा बात था इसमें गोविंद बनाम मध्य प्रदेशवाद। देखो, गोविंद बनाम मध्य प्रदेशवाद मैं आपको बता देता हूँ, एमपी वाद, सीधी सी बात है कि इसमें भी पिटिशनर ने दावा किया कि पुलिस उस पर निगरानी रख रही है। एक्चुअल में हुआ ये था, पुलिस इसको मतलब ये कोई भाई ठीक है क्रिमिनल एक्ट में, क्रिमिनल केस में होंगे, और उन्होंने क्या किया कि उसके ऊपर कोशिश की कि भाई मतलब इस पे निगरानी रखी जाए। तो इनके घर पे निगरानी रख रही थी और इनकी गतिविधियों पे, लेकिन इन्होंने दावा किया कि मेरे जो एकांतता के अधिकार का हनन हो रहा है। तब कोर्ट ने बात बोल दी, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस जो अपने एक्ट के अंदर चाहे तो निगरानी ऐसा कर सकती है। मध्य प्रदेश का जो पुलिस का जो भी एक्ट बना हुआ था उसके तहत ये काम वो कर सकती है। आपकी प्राइवेसी में उन्होंने घुसने की कोशिश नहीं की है, ठीक है। तो ये दो वाद आपके थे जो किससे संबंधित थे, निजता से संबंधित थे। एक आपको बता देता हूं, आप याद रखेंगे कि पीयूसीएल बनाम, ये आप याद रखेंगे, पीयूसीएल मामला बहुत अच्छा मामला था, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि फोन टैपिंग वाला मामला था वो किससे संबंधित है, तो आप इसके अंदर याद रखेंगे फोन टैपिंग, ठीक है। देखो, फोन टैपिंग करना, इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि भाई फोन टैपिंग अगर आप करते हैं किसी से बिना पूछे तो वो आपकी एकांतता का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है।
हालांकि यदि जरूरत पड़ने पे सार्वजनिक आपात हो कोई या लोक सुरक्षा हो, इन आधारों पे जब तक इन आधार की पुष्टि नहीं हो जाती आप किसी की फोन टैपिंग नहीं कर सकते। ये मामला कौन सा था? PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत यदि हम पढ़ते हैं, जो कि इस बार क्वेश्चन आया था CTET के अंदर, कि किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ हवा वायु प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल कौन सा देता है? 21 देता है। तो आपको बता देता हूं, स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने का अधिकार, ये कौन सा आर्टिकल आता है? 21। अब देखो स्वच्छ वातावरण, कि हम स्वच्छ वातावरण की मांग कर सकते हैं क्योंकि हमारा गरिमापूर्ण जीवन है, जीवन जीने के लिए हमें अच्छी वायु, स्वच्छ वायु चाहिए, इसीलिए हमारा मौलिक अधिकार बनता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम कोशिश कर सकते हैं, इस पे रेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मामला बहुत बड़ा था, आपको बताता हूं, RLEC, ठीक है, RLEC, ठीक है, आप याद रखना, ये था रूरल लिटिगेशन, जो इसका एक रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर था, ठीक है। ये सेंटर था देहरादून में, ठीक है, बनाम यूपी। ये केस लगा किसके खिलाफ? यूपी के खिलाफ। तो ये RLEC जो वर्सेस यूपी जो केस था, इसके अंदर क्या था कि देहरादून के अंदर माइनिंग जो है उसका खनन हो रहा था, ठीक है, वहां पर पत्थर तोड़े जा रहे थे, जिससे वहां का वातावरण जो है प्रभावित हो गया था। तो याचिकाकर्ताओं ने मिलकर कंप्लेंट डाली और कोर्ट ने इसको एक रिट समझा और उन्होंने एक पब्लिक रिट के रूप में इसको स्वीकार किया और बताया कि आपको ये काम रोकना पड़ेगा क्योंकि ये वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को स्वच्छ वातावरण चाहिए, इसीलिए ये जो काम है वो आपका क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। तो आप याद रखेंगे स्वच्छ वातावरण का अधिकार, RLEC देहरादून, जो सेंटर ये कहां पर है? देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश वाद के अंतर्गत कहा गया। दूसरा आपको बता देता हूं, इसके बाद जस्ट आया था MC मेहता बनाम भारत संघ मामला। इसके अंतर्गत क्या था कि दिल्ली के अंतर्गत श्रीराम फूड कंपनी थी, उसमें कोई वो एक गैस थी जिसका वो उत्पादन हो रहा था। तब उन्होंने, स्थानीय लोगों ने ये बात बोली कि ये जो गैस है ये यहाँ के लिए हानिकारक हो सकती है, तो उसको वातावरण स्वच्छ जो है उसको प्रभाव कर सकती है, इसीलिए उन्होंने MC मेहता बनाम केस के अंतर्गत स्वच्छ वातावरण के तहत उस पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। तो स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 का ही क्या है? पार्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं, बहुत ही अच्छी टर्म है, आपके परीक्षा के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 21 के। देखो 21 क्या कहता है? शिक्षा का मूल अधिकार। अब ये बात क्यों जुड़ी? शिक्षा का मूल अधिकार 21 क्या में क्यों आया? दूसरी बात आपको बता देता हूं, ये अधिकार केवल किन के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों, अर्थात बेस्ड है अपने DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों से बेस्ड है। कहता शिक्षा का मूल अधिकार, ये किस प्रकार जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यपाल, ठीक है, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद 1992 के अंतर्गत ये जोड़ा गया था। अब देखो 1992 का ये केस है, इसमें क्या मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आई थी। जो अपने जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर क्या था, कर्नाटक के जो सरकार ने एक नियम बनाया था कि वहाँ उन्होंने एंट्रेंस के बाद जो सरकारी कॉलेज थे वहाँ तो फीस रख दी उन्होंने 2000 रुपये, ठीक है, और अगर आप कर्नाटक स्टेट के हो तो आपको 25,000 रुपये लगेंगे, और अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको 60,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अब जो कुमारी मोहिनी जैन जो कि अदर स्टेट की थी, इसने रिट यहाँ पे याचिका लगाई। याचिका में इसने बोला कि हम अदर स्टेट वाले तो इस हिसाब से पढ़ ही नहीं सकते। एक तरफ हम चाहते हैं कि देश की प्रगति के लिए क्या है, शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा के बिना कुछ संभव ही नहीं है। ये बात कोर्ट ने स्वीकार की थी खुद, तभी उन्होंने क्या है ये फैसला दिया था इसके अंतर्गत शिक्षा का मूल अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। तब उन्होंने क्या बोला कि मोहिनी जैन की बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि एक तरफ अगर मान लीजिए गरीबी के कारण ये असमर्थ हो जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बुरी बात है देश के लिए कि हम ये मान के चलें कि गरीबी के कारण ये क्या होगी, शिक्षा से वंचित हो गई है। इसीलिए क्योंकि मैंने बताया ना वो रूल ये कहता है कि गवर्नमेंट आपको अगर कॉलेज में जाना है तो 2000 रुपये फीस है, अगर प्राइवेट कॉलेज में जाना है तो आपको, अगर आप स्टेट के हो तो आपकी फीस 25,000 है, और अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपकी 50 या 60,000 रुपये फीस है, और वो 60,000 भरने में असमर्थ थी। तो एक तरह से वो केस तो जीत गई मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में कि कोर्ट ने बोल दिया शिक्षा का अधिकार क्या होना चाहिए, मूल अधिकार। लेकिन कुछ समय बाद ही कोर्ट अपने ही निर्णय से पलट गया। मामला कौन सा था आपको बता देता हूँ, मामला था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। 1 साल बाद की बात है,
उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। देखो ये जो कोर्ट के निर्णय हैं जो अपने ही मामलों से कई बार वो पलट जाते हैं। जैसे अभी बताया था AK गोपालन में कुछ बात कही थी, पलट गए वो किस में, मेनका गांधी मामले में। वैसे ही आपको बता देता हूँ मोहिनी जैन में उन्होंने एक अलग बात कही और उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में उन्होंने अलग बात कही। अब क्या हुआ, प्राइवेट कॉलेज संचालक जो थे उन्होंने केस लगाया था, याचिका लगाई। उन्होंने बोला कि आपका जो नियम है उस हिसाब से हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, कि ऐसे हम अगर सबको इतने रुपए में पढ़ाने लगे तो हमारी तो इनकम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने केस याचिका लगाई। तब कोर्ट ने देखा कि ये तो शिक्षा का मूल अधिकार तो हमने घोषित कर दिया था 1992 में कि ये तो आर्टिकल 21 में होना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, एक नया हथियार उठाया, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि जो ये शिक्षा का मूल अधिकार है, हम इसको 21 कै में जो हमने जगह दिया हम हटा तो नहीं सकते इसको, परंतु क्या है कि हम इसको सीमित कर सकते हैं कि इसमें 6 से 14 वर्ष, बस 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। फिर भी आपके स्टेट की मर्जी है, अगर वो चाहे तो 14 से ऊपर जो शिक्षा, उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा के लिए राज्य अपने नियम बनाएगा, वो चाहे कोई भी नियम बना सकता है। लेकिन 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य होनी चाहिए, कि 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। ये बात कही उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993। बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई अगर आप उच्च शिक्षा कहते हो तो वो राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है। अपने डिसीजन में क्या बोला, राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर वो करती है। तो इस प्रकार शिक्षा का मूल अधिकार हमारे जोड़ा गया। हालांकि ये 1992 का वाद था। इसके बाद आपको बता देता हूं कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था वो 2009 में पारित हुआ और उसके बाद वो भारत में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को वो लागू हो गया था शिक्षा का मूल अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 कै का रूप, मतलब आर्टिकल 21 में यह आर्टिकल 21 कै का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपने इसमें फाइनल, कि अब आपको मैंने जितनी भी बातें थी, एकांतता की बात थी, और अगर बात करते हैं स्वच्छता की बात थी, और जो विदेश जाने का अधिकार जो मैंने मेनका गांधीवाद बताया, और किस प्रकार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में नैसर्गिक न्याय है, ये सारी बातें मैंने आपको लगभग बता दी है। आपको प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से जुड़े कुछ मामले बता देता हूँ जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि ये वाले मैटर कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं या इनमें कौन से वाद आए थे। ठीक है, सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि आपका प्रश्न आ जाता है अगर विदेश जाने का अधिकार किस में आता है, आर्टिकल 21 लिखेंगे। अगर मामला पूछ लेता है तो आप क्या लिखेंगे, मेनका गांधी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला। ठीक है, दूसरा अगर इसके अंतर्गत पूछ लेता है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, अगर मान लीजिए चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप कौन सा वाद लिखेंगे, परमानंद कटारावाद। तो ये याद रखना आप, परमानंद कटारावाद। तीसरा अगर आपसे पूछ लेता है कोई, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता रहा हूं सिर्फ मैं, हालांकि इसमें 20-21 तरह की स्वतंत्रताओं की बात होती है, जीवन से जुड़ी बहुत सारी स्वतंत्रताओं की। तीसरा अगर आपसे पूछ लेता है निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, तो आप क्या लिखेंगे, आर्टिकल 21। ये कहता है PUCL बनाम भारत संघ मामला, यूनियन ऑफ इंडिया मामले के अंतर्गत ये बात कही गई कि किसी व्यक्ति को निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लेता है धूम्रपान निषेध, ठीक है, धूम्रपान निषेध, ये आर्टिकल 21 में आता है, मुरली देवड़ा। वाद का नाम क्या है आप याद रखेंगे, मुरली देवड़ा वाद। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है, धूम्रपान निषेध, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि रिसेंटली हुआ है आपको बता देता हूं, यौन स्वायत्ता, ये याद रखना भाई, रिसेंटली है। एक तो यौन स्वायत्ता, दूसरा लैंगिक वाला जो अपना नया आया है IPC सेक्शन 377 के अंतर्गत यौन साथी चुनने का अधिकार जो आया है, आपको बता देता हूं, यौन साथी चुनने का अधिकार। ठीक है, ये IPC सेक्शन जो अपना कौन सा 377 के अंतर्गत,
ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2018 का ये वाद है, बहुत फेमस वाद हुआ था अभी ये हाल ही में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नवतेज सिंह जौहर, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर व अन्य काफी लोग थे बनाम अदर स्टेट जो भी, ठीक है, नवतेज सिंह जौहर बनाम अन्य वाद, जिसमें यौन स्वायत्तता, यौन साथी चुनने का अधिकार, अभी मैंने बताया ना यूपीएससी में क्वेश्चन आया था विवाह के लिए साथी चुनने का अधिकार, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना चाहिए यौन स्वायत्तता, यौन साथी चुनने का अधिकार आईपीसी सेक्शन 377 के अंतर्गत ये है, जो कि ये मामला था नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बात थे वो मैंने लिख दिए हैं। लास्ट टर्म आपको इसकी बता देता हूं, जो लास्ट टर्म है इसकी, उसमें भी आपको एक बात समझा देता हूं। देखिए लास्ट टर्म है कि अनुच्छेद 21 व इमरजेंसी, आपातकाल, देश के अंदर इमरजेंसी और 21 का क्या संबंध है, ठीक है, बहुत ही शानदार ये वाद है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी अपने आपातकाल, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात ध्यान दीजिए, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल कौन सा, 352 कहता है, वो कहता है जब देश में 352 लगा होगा तो राष्ट्रपति 359 में उसको शक्ति है कि वो अपने मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। ये बात लिखी हुई है 359 में। इसी के तहत अपने देश में 3 बार आपातकाल लगा, 1962 में, 1971 में और 1975 में। भाई चाइना युद्ध, पाकिस्तान युद्ध और आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल लगे थे, उनमें 3 बार हमारे आर्टिकल 21 को क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। अब इससे जुड़ा एक वाद आपको बता देता हूं, बहुत शानदार वाद था, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद, ये आप समझना, एडीएम जबलपुर बनाम शुक्ला वाद, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, एडीएम जबलपुर बनाम जो शिवकांत शुक्ला वाद था, इसके अंतर्गत बता देता हूँ, शिवकांत शुक्ला जो थे उन्होंने मतलब ये जो केस फाइल किया था, उसमें देखना आपको बताता हूँ क्या था रीजन ये था कि इमरजेंसी का प्रोविजन था, इमरजेंसी लगी हुई थी, दूसरी इमरजेंसी 71 वाली, और उस समय क्या होता है, इमरजेंसी के समय उन्होंने, परिवादी ने एक बात कही कि जो है ना, मैं आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 व 226 में 5 प्रकार के रिट है, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, जो ये रिट हैं। तो बंदी ने क्या किया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगाई थी, और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो थी ना, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उस पर मतलब रोक लगा दी, उन्होंने बोला कि आप ये रिट नहीं लगा सकते। और जब परिवादी गया कोर्ट, तो कोर्ट ने क्लियरली ये बात बोली कि जब देश में आपके आपातकाल लगता है तो आपका आर्टिकल 21 क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। कौन से आर्टिकल के जरिए, 359 के जरिए। निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति। इसीलिए इस वाद में बोला गया कि आपकी जो कोर्ट में लगी किसी प्रकार की रिट, जो कि आपने तो कौन सी लगाई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो असंवैधानिक हो गई, वो अवैध हो गई वो रिट, उसका कोई यहाँ पर कहते हैं क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं रही, यहाँ पर उसकी कोई मान्यता यहाँ पर नहीं रही, क्योंकि आपके देश में क्या लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है। इसीलिए तो इसके बाद जब आपको बताता हूँ, अपने जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 44वां संशोधन 1978 में हुआ था, मोरारजी देसाई के समय। इन्होंने क्या किया था कि संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 20 व 21 बोल दिया कि 359 में जो सारे अपने मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, पर 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। तो 44वें संविधान संशोधन में ये स्थिति बदल गई थी। हालांकि उस वाद में कहा गया था कि आप इसको मतलब रिट को नहीं लगा सकते, मतलब जो ये भी रिट है वो दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में कह दिया गया कि आपके अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। तो आपके सामने आर्टिकल 20 में जितनी भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ी बातें थी वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे लगता है कि आपको आर्टिकल 21 समझ आ गया होगा, प्राण व दैहिक, और जितने भी इसमें प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब आगे चल के स्वतंत्रता के अधिकार में एक आर्टिकल बचता है अनुच्छेद 22, और वो जल्दी ही हम अनुच्छेद 22 के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।